हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू बेहतरीन मैथ्स। आज हम लोग फंक्शन का सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले होप कि आप सभी लोग फाइन होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले सारे लेक्चर्स आप लोगों ने वॉच कर लिए हैं, तो ये आगे के लेक्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो है स्टैंडर्ड 10 से 12 फंक्शन ऐसे हैं जिनके ग्राफ्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और वो ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आज के बाद हर जगह वो यूज होने वाला है, तो उसको जरूर से बहुत अच्छे से कंडीशंस, रेंज, डोमेन सब कुछ बहुत अच्छे वे में आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और ग्राफ भी याद रहना चाहिए कि कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा, बचपन में ग्राफ बनाना हम लोगों ने 9th 10th क्लास में सीखा था कि भाई कोई लीनियर इक्वेशन देता था, एक्स की वैल्यू कुछ रखते थे, वाई आता था, एक्स वाई प्लॉट करते थे, सबको मिलाते थे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता। तो वैसे ही सेम है, ग्राफ बनाना सब कुछ सेम है। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के हम लोग ग्राफ देखेंगे। उससे पहले व्हाट इज रेंज एंड डोमेन, तो जैसा कि मैंने बोला था फंक्शन में, भाई जो सेट ए होता है उसको डोमेन बोलते हैं, सेट बी में जो एलिमेंट की प्री इमेज हो उसको क्या बोलते हैं, रेंज, और सेट बी पूरा क्या होता था, कोडोमेन। तो यहां पे सारे फंक्शन के डोमेन और रेंज हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले कि डोमेन और रेंज किसे कहते हैं ये जानेंगे, लेकिन इसके क्वेश्चंस इस लेक्चर के बाद करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले डोमेन, इफ y is equal to f of x is a function, अगर मेरा y is equal to f of x कोई फंक्शन है, then वो सारी x की वैल्यू, all the values of x for which f of x is defined का मतलब f of x की कुछ रियल वैल्यू आ रही हो। कहने का मतलब x के जगह पे कुछ भी रखें। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि f ऑफ x दिया हुआ है 1/x, तो x के जगह पे मान लो कि x के जगह पे अगर हम 0 रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो 0 हमारा डोमेन में नहीं आएगा। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसी x की वैल्यू जिस पे f ऑफ x क्या हो, डिफाइंड वैल्यू है, जैसे 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड है, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं आएगा, बाकी सब कुछ डोमेन में आ जाएगा। होप कि ये बात समझ में आ रही। तो भाई x की वो सारी वैल्यू, डोमेन हमेशा कहां है, डोमेन हमेशा x में मिलेगा। आ रही बात समझ में ना, जो सब्स्टिट्यूट, जो इनपुट दे रहा है, तो डोमेन क्या है, इनपुट। अब वो इनपुट ऐसा जिस पे कुछ आउटपुट आए, आ रही बात समझ में ना, आउटपुट डिफाइंड आना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन। आ रही बात समझ में। ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज डिफाइंड is called domain of function, डोमेन। ठीक है, वैसे ही रेंज किसको बोलेंगे, तो रेंज वैल्यू ऑफ f ऑफ x is called रेंज। f ऑफ x की वैल्यू जो आ रही है, मतलब x के जगह पे जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ भी, तो कुछ f ऑफ x की वैल्यू आएगी। वो जो सारी वैल्यू आएगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। मतलब x जो है डोमेन है और y जो हमारा क्या है, रेंज है। ये बात को याद रखना। अच्छा, x, अब एक चीज और याद रखना, जो हम लोग x यहां पे रखना है वही डोमेन यहाँ पे, x क्या है, x बिलोंग्स टू डोमेन होना चाहिए, वही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ये नहीं कि यहाँ पे 0 नहीं रखे और यहाँ पे 0 हम लोग रख के देख लेना, तो उस पे नहीं। 0 हटा के, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो 0 को हटाने के बाद जो हमारा डोमेन बनेगा वो क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब ये सारी वैल्यू जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो f ऑफ x की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। तो x इज कॉल्ड डोमेन जिस पे f ऑफ x क्या हो, डिफाइंड हो, और x डिफाइंड वैल्यू रखने के बाद जो f ऑफ x आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। होप कि ये बात समझ में आ रही है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ देखेंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, तो सबसे पहला हमारा जो है ग्राफ वो है कांस्टेंट फंक्शन का। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन की y इज इक्वल टू f ऑफ x जो है वो दिया हुआ है कुछ कांस्टेंट c, वेयर c इज एनी रियल नंबर। सर इसका मतलब क्या है कि x के जगह पे कुछ भी रखो, a रखो, b रखो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते जाओ, f ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, c ही आएगी। x की वैल्यू कुछ भी रखो, माथा पटकते रहो। जैसे मान लो कि गाड़ी चला रहे हो तुम और गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, ठीक है, ब्रेक फेल हो गया
तो अब कुछ भी गियर दबाओ, क्लच दबाओ, कुछ भी करो, वो अपना जाते रहेगी। मतलब आउटपुट वो हमेशा सेम है। हम इनपुट कुछ भी दे रहे हैं, गियर दबा रहे हैं, ठीक है, ब्रेक लगा रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा, तो आउटपुट हमेशा क्या है, वो फिक्स है, वो कुछ भी नहीं, जाके तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। मतलब रेंज जो है, रेंज इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। रेंज हमेशा क्या होगा, सिंगलटन होगा भाई, एक ही वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, सी, वो कांस्टेंट है। इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसा भाई, ये y है और ये x है। तो अगर y की वैल्यू c है तो समथिंग यहां पे मान लिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये पॉइंट अगर c है तो दिस इज आवर ग्राफ। होप की बात समझ में आ रही है भाई, बचपन में पढ़ा था ना, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो f ऑफ x तो हमारा y ही है भाई, f ऑफ x क्या है, y है। तो y इज इक्वल टू c प्लॉट किया, c कोई रियल नंबर है, मान लो 2 है, y इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा जो आ जाएगा वो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। इसमें ध्यान दो, जो डोमेन क्या होगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, सारे रियल नंबर डोमेन हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ भी परमिसिबल है, ये हमेशा डिफाइन होगा। लेकिन y जो आ रहा है दैट इज रेंज, रेंज इज ऑलवेज सिंगलटन, और रेंज हमारा क्या है, दैट इज ओनली c, ठीक है। रेंज हमारा इसमें क्या है, c। तो होप कि ये बात समझ में आई, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा हमारा है, सेकेंड वन इज आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन, ठीक है ना, y इज इक्वल एफ ऑफ x इज इक्वल टू x जो होगा, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो अ फंक्शन इन विच रेंज कामा डोमेन एंड कोडोमेन आर इक्वल, ठीक है ना, रेंज, डोमेन और कोडोमेन सब क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन। मान लो x की जगह 1 रखा, तो f ऑफ x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। 2 रखो, f ऑफ x की वैल्यू 2 आएगी। मतलब जो रखेंगे, जो इनपुट दिया वही क्या आ रहा है, आउटपुट। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स का समझ लो, तो x और ये y, ग्राफ प्लॉट करो, कुछ ऐसा आएगा। सो दिस इज ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू x एंड दिस इज ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू c। होप कि ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन, कि जो इनपुट दिया वही आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना, जो इधर से डाले दूसरे साइड में वही निकल रहा है। तो ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। बढ़ते हैं अगले ग्राफ की तरफ। ओके, चलो थर्ड वाला ग्राफ देखते हैं। थर्ड हमारा ग्राफ क्या है, दैट इज मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस फंक्शन वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स। सर मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या है, कि एफ ऑफ एक्स अगर हमारा मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स विल, द वैल्यू होगा मॉड ऑफ एक्स की माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और मॉड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। सर इक्वल टू यहीं पे क्यों लगाया है, दोनों जगह लगा सकते हैं, लेकिन जनरल ऐसे ही इक्वल लिखा रहता है, ऊपर में ही लेस देन के साथ, तो मैं भी ऐसे ही लिख दे रहा हूं। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स का कंडीशन है कि मॉड एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स होगा फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्यों है, ये जो मॉड मतलब है, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड समझ सकते हो, तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है सर, कि अगर कोई बोलता है कि मॉड ऑफ एक्स -3 है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी या फिर 0 आएगी, लिखा है ना, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। तो ये कंडीशन याद रखना कि मॉड ऑफ जो वैल्यू होगा, तो डोमेन जब निकालना होगा तो इसको हम लोग ग्रेटर देन 0 से इक्वेट करेंगे। मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। होप कि ये बात समझ में आ रही। जैसे मान लो कि x की वैल्यू हम अगर 3 लेते हैं, तो मॉड ऑफ 3 कितना हो जाएगा भाई, मॉड x की वैल्यू 3 लेंगे तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, मॉड ऑफ 3 कौन सा फंक्शन होगा, ग्रेटर देन 0 है, तो वो क्या होगा, x, और x की जगह मॉड ऑफ x हो जाएगा, और x की जगह 3 रखेंगे तो मॉड ऑफ 3 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3। होप की बात समझ में आ रही। वही अगर x इज इक्वल टू -2 लेते हो, -2,
तो मॉड ऑफ एक्स क्या होगा भाई, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 0 के लिए माइनस ऑफ एक्स होगा, और माइनस ऑफ एक्स के जगह पे -2 जो कि क्या बन जाएगा +2। बात ध्यान से समझो भाई, मॉड ऑफ एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है +x, तो x के जगह पे 3 रख दिया तो 3 आ गया। लेकिन x इज इक्वल टू -2 लेस देन 0 के लिए कितना है माइनस ऑफ x, तो मॉड x की वैल्यू -x हो जाएगी, और x की वैल्यू कितना लिया -2, तो ये भी कितना आ जा रहा है +2। इसीलिए हमने ये कंडीशन दिया था कि x के जगह पे माइनस सब्स्टिट्यूट करो या पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करो, आंसर हमेशा क्या आने वाला है मैग्नीट्यूड दैट इज पॉजिटिव। चलो इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ग्राफ मॉड x का ग्राफ, हमेशा देख रहे हो कि y की वैल्यू जो आ रही है, जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आ रही है, मतलब ग्राफ जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, x से नीचे नहीं आया, क्योंकि x के नीचे क्या है y नेगेटिव होता है। ध्यान समझो, x एक्सिस के नीचे y सारा नेगेटिव आता है ना, लेकिन यहां पे तो y हमेशा क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो y हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और ये y इज इक्वल टू -x का ग्राफ है। ठीक है, तो एक बार -x का ग्राफ, एक बार +x का ग्राफ, और दोनों साथ में लेके y इज इक्वल टू मॉड x का, मतलब ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ। होप कि ये बात समझ में आ रही। ठीक है, इसमें रेंज जो होगा, रेंज ऑल रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर, लेकिन डोमेन ध्यान दो, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, डोमेन जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, डोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर, लेकिन रेंज ध्यान दो, रेंज जो आ रहा है y की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है 0 या फिर 0 से बड़ी, तो रेंज जो होगा वो 0 से लेके +∞ तक होगा। कहने का मतलब रेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात याद रखना। तो रेंज हमेशा कहां आएगा 0 से लेके इन्फिनिटी, और डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर। होप कि ये बात समझ में आई। फॉर एग्जांपल एक और थोड़ा सा इसको डिटेल वे में समझने के लिए, मान लो कि मॉड ऑफ x -3 दिया हुआ है, तो इसको जब एक्सपैंड करने आना चाहिए, दो पार्ट में ब्रेक होगा। एक तो x के जगह पे कितना दिया हुआ है x -3, तो एक तो हो जाएगा माइनस ऑफ x, भाई x समझ लो, ये पूरे को x मान लिया, तो माइनस ऑफ x फॉर x ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, और दूसरा +x होगा फॉर x ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा -x +3 फॉर x लेस देन इक्वल टू 3, और यहां से x -3 फॉर x ग्रेटर देन 3। होप कि ये बात समझ में आ रही है। मतलब किसी भी मॉड को ऐसे ब्रेक किया जा सकता है दो पार्ट में। मॉड की वैल्यू जो होती है वो मॉड ऑफ x जो है, ये x मान लिया, तो मॉड ऑफ x तो -x आएगा, माइनस ऑफ x फॉर x लेस देन इक्वल टू 0, तो -3 उधर भेज दिया तो +3 हो गया। सिमिलरली +x होगा फॉर x, वही है x -3 ग्रेटर देन 0, तो x को उधर भेज दिया 3 को, तो x ग्रेटर देन 3 हो गया। होप कि ब्रेक करना तुम लोग समझ जाओ। गोइंग फॉर नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ। ओके बच्चों, अगला जो ग्राफ है 4th नंबर, वो क्या है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। 4th वन इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है सर, तो ध्यान से, ठीक है, f ऑफ x जो होगा दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 होगा फॉर x इक्वल टू 0 के लिए। मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ 0 होगा, और x नॉट इक्वल टू 0 पे ये सर मॉड आ रहा है, मॉड को ब्रेक कर लो दो पार्ट में, तो दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो इसको, तो ये बनेगा, एक बार मॉड x क्या होगा माइनस ऑफ x फॉर x लेस देन 0, और एक बार जो होगा +x हो जाएगा फॉर x ग्रेटर देन 0, और x इज इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है 0। ठीक है, पहले तो मॉड ऑफ x को ब्रेक किया तो -x, एक बार +x आएगा, दो पार्ट में ब्रेक होता है, ये कितना हो जाएगा -1, ये +1, तो f ऑफ x फाइनली क्या आ गया -x आ रहा है फॉर x लेस देन 0 के लिए, 0 आ रहा है फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए, और 1 कब आ रहा है फॉर x ग्रेटर देन 0। तो यही हमारा क्या है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। कुछ भी रखो, डोमेन तो ऑल रियल नंबर, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या आ सकता है, बस रेंज जो है या तो -1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1। तो ग्राफ जो इसका बनेगा, ध्यान से समझना, ग्राफ जो बनेगा
वो हमेशा क्या बनेगा भाई, x इक्वल टू 0 पे तो 0 होगा, मतलब 0 पे 0, और ग्रेटर देन 0 पे 1, मतलब 1 से बड़ा, जब 0 से जब बड़ा होगा तो कितना होगा 1। तो ऐसे एक ये बन जाएगा, और लेस देन 0 पे -1, तो लेस देन 0 पे -1। होप की बात ये समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ जो है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। लेट अस गो फॉर अनदर ग्राफ। ओके बच्चों, पांचवा जो ग्राफ है हमारा वो है 5th नंबर, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं, स्टेप फंक्शन, या फिर इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब इंटीजर पार्ट जो होगा एक्स का वही हमारा आंसर आने वाला है। कैसे इसको लिखेंगे? तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो होगा, दैट इज, जो बड़का ब्रैकेट होता है ना वो वाला, लेकिन ये ब्रैकेट जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। भाई बड़े वाले ब्रैकेट में तो 2 एलिमेंट लिखते थे ना, x, y, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है, ये याद रख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो कि अगर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूं 1.3, x की वैल्यू मैंने क्या रखी 1.3, तो दैट इंप्लॉइज इंटीजर पार्ट ऑफ 1.3 कितना हो जाएगा? दैट इज 1 ओनली। 1.3 का इंटीजर पार्ट कितना होगा? 1 है। सर x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो भाई 2 का इंटीजर पार्ट तो 2 ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1.7 रख लो तो कितना आ जाएगा 1.7 का? 1 ही आएगा। x इज इक्वल टू 1.2 रख लो तो 1.2 का भी 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 से लेके, जैसे ध्यान दो 1 ले लिया, और तो ये 1 का इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 1, और 1.9 ले लिया तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.9 कितना हो गया? 1 ही हो गया। मतलब 1 से लेके 2 के बीच में जब भी रह रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 के बीच में, कहने का मतलब x की वैल्यू 1 से लेके 2 से लेस है, तो आंसर जो आ रहा है इसके लिए जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है 1। सिमिलरली 2 से अगर 3 पे रहेगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना आएगा सर? 2 आएगा। सिमिलरली 3 से लेके अगर 4 रहेगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव में ध्यान दो भाई, हमेशा आंसर जो आ रहा है वो बराबर में आ रहा है, उससे कम आ रहा है। जैसे 1.3 का 1 आ रहा है, 1.7 का 1 तो कम आ रहा है, इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट हटा दे रहे हैं। अगर मान लो ऐसा देता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ -1.3 तो आंसर क्या होगा सर? 1। अरे बेवकूफ, 1.3 से कम थोड़ी होता है, -1.3 से -1 कम होता है, बड़ा होता है। आंसर यहाँ पे -2 आएगा। नेगेटिव में उल्टा चलेगा भाई, नेगेटिव में पीछे आते हैं तो वैल्यू बढ़ता है, ध्यान से समझो, मतलब समझो पीछे में वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू का बढ़ता है। सर तब -1.1 लेंगे तो भी -2 आएगा, -1.9 लो तो भी वैल्यू कितना आएगा? -2 आएगा। सर इसका मतलब -1 लेंगे तो क्या आएगा? तब तो -1 ही आएगा जी। -1 लेने पे कितना आएगा? -1। सर तो -2 लिए तो -2 ही आएगा। कहने का मतलब -2 से लेके x लेस देन अगर -1 है इसके बीच में, तो जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आएगा वो हमेशा क्या आएगा? -2। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ बहुत मजेदार इसका आने वाला है, जबरदस्त ग्राफ। हाँ, छुक छुक रेलगाड़ी वाला ग्राफ है। y और है x, ठीक है, ये 0। ठीक है, अब ध्यान दो, एक चीज तो पता चल गया कि भाई खाली ग्राफ जो आंसर आने वाला है वो इंटीजर में आने वाला है, ठीक है ना। सारी वैल्यू क्या आ रही है? आंसर जो आ रहा है हमेशा देख लो इंटीजर आ रहा है, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से भाई 0 से 1 के बीच में ये 1 मान लेते हैं, और ये 2, 3 और ये 4, यहाँ पे -1, -2, -3 और -4, ठीक है। ऐसा मान लिया, +1, +2, +3, -1,
-2 -3। ठीक है, आप समझो ध्यान से भाई, 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके, मैंने बोला ना 1 से 2 के बीच में आंसर कितना है 1, तो 1 से 2 के बीच में आंसर हमेशा क्या होने वाला है 1 होने वाला है। ठीक है, 1 से 2 आंसर हमेशा क्या होगा 1। वैसे ही 0 से 1 के बीच में लोगे, 0 से 1 के बीच में, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना आएगा 0 आएगा, तो 0 से 1 के बीच में आंसर कितना आने वाला है, ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट मतलब ये 1 पे आंसर 1 आएगा। ठीक है, 1 पे 0 नहीं आएगा। तो ग्राफ ऐसा ही बनता जाएगा, अगला ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, इस फॉर्म में बन जाएगा, चेक कर लो, सॉरी मिस्टेक ये है, यहां पे बनेगा ये डार्क, और सिमिलरली ये बन जाएगा, और ऐसा ही बनता जाएगा। ठीक है, छुक छुक रेलगाड़ी सीढ़ी बन रहा है, बस ये समझ लो। ठीक है ना, क्या बन रहा है भाई, सीढ़ी। ग्राफ जो हमेशा क्या बनेगा सीढ़ी की तरह, आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। होप कि ये बात समझ में आ रही है। ये हमारा क्या है, स्टेप फंक्शन। स्टेप मतलब सीढ़ी। ठीक है, स्टेप फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। सर कैसे पता चला, मान लो यहाँ 1.2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। देख लो सही है भाई, 1 से 2 के बीच में 1 आ रहा है। सर -2 लिया, -2 लिया तो वैल्यू कितना आ रहा है -2 आ रहा है। देख लो -2 लिए थे तो वैल्यू कितना आया था -2। सर -2 से थोड़ा कम लिया तो भी वैल्यू कितना आ रहा है, -2 से थोड़ा कम -2 ही आ रहा। होप कि ये ग्राफ समझ में आया भाई। तो रेंज जो डोमेन होगा, डोमेन इस तो सारे रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन रेंज देखो ध्यान से, रेंज हमेशा क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। क्या आ रहा है, इंटीजर। जेड क्या हमारा, इंटीजर। तो ये बात याद रखना है। ठीक है, डोमेन ऑल रियल नंबर एंड रेंज इज इंटीजर। इसके बाद हम लोग चलते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देखते हैं। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट, ये तो इंटीग्रल पार्ट था, अब फ्रैक्शनल पार्ट देखें। ओके बच्चों, अगला ग्राफ जो हमारा 6 नंबर, ये सारे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, एक भी मिस मत करना, बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अगला है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, उसको ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, कर्ली वाला ब्रैकेट। ठीक है, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं है, ये इंडिकेशन है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात कर रहा है। चलो ध्यान दो, अगर कोई नंबर मैंने 1.3 लिखा, ये एग्जैक्ट नंबर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 + 0.3, जिसमें 1 क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.3। इसका मतलब कि अगर कोई नंबर मेरे पास x है तो उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है भाई, इंटीग्रल पार्ट और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। किसी भी नंबर को दो भाग में बांट सकते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमें अगर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू चाहिए तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, पूरा रियल नंबर माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है ना, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। ठीक है, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, पूरा जो नंबर है हमारा माइनस उसका इंटीग्रल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर क्या है 1.3 रख देते हैं, इसमें 1.3 और ये हो जाएगा 1.3 और -1.3। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 1.3, इंटीग्रल पार्ट कितना होगा भाई, यहां से 1 तो कितना आएगा 0.3, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.3 कितने आने वाला है 0.3, मतलब जो फ्रैक्शन है वही आंसर आ जा रहा है। ठीक है, इंटीजर हमारा कभी आंसर नहीं आ रहा है, इंटीजर बस 0 में बन सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 दे दिया तो 1 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1, तो ये 1 होगा, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 भी कितना हो जाएगा 0। तो वैल्यू जो है वो 0 से लेके, जैसे x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो आंसर भी जो आएगा ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो x भी आएगा वो भी जो होगा ना 0 से 1 तक होगा। क्या होगा, 0 से लेके 1, और 0 भी हो सकता है, तो क्लोज ब्रैकेट। ये सारी वैल्यू जितना x की वैल्यू होगी वो सेम छपी जाएगी। ठीक है, और जब भी इंटीजर वैल्यू आएगा, हर इंटीजर वैल्यू के लिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0। जैसे
अगर 2 का पूछा जाए तो 2 का कितना हो जाएगा भाई, 2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2, ठीक है। तो 2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 कितना होगा, 2 होगा तो कितना हो जाएगा 0। तो मतलब हर सारे जो तुम्हारे पास इंटीजर है उनकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। मतलब ध्यान से देखो, रेंज क्या है, सॉरी डोमेन, डोमेन तो भाई सब रियल नंबर है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। और रेंज देखो, रेंज जो हमारा है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, एक्सेप्ट क्या है, इंटीजर्स। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, इंटीजर में 0 प्रेजेंट है तो इसको क्या लिखेंगे, आर, एक तो रियल, सारे रियल नंबर और प्लस यूनियन 0 और माइनस इंटीजर्स। नहीं तो ऐसा कर सकते हो कि सीधा आर माइनस, समझो ध्यान से, फिर से देखो भाई, मैंने बोला कि रेंज क्या आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, 0 भी आ सकता है, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट किसके, इंटीजर वैल्यू की। तो इंटीजर वैल्यू तो नहीं होगा, तो पूरे रियल नंबर में से मैंने z घटा दिया और जो आएगा उसका यूनियन किससे ले लूंगा, 0 से। मतलब 0 प्रेजेंट है रेंज में लेकिन इंटीजर्स प्रेजेंट नहीं है। ग्राफ बनाते, ग्राफ को समझो ध्यान से, चुकभुकिया ग्राफ आएगा, सरीका होता है, देखो जल्दी से, अब ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। y है और x है, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, -3 -2 -1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, मैंने बोला कि 0 से 1 के बीच में आंसर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या आ रहा है, 0 से लेके 1 तक। तो ऐसे बनेगा, 0 होगा लेकिन 1 पे जब जाएगा तो 1 पे भी फिर से कहां पहुंच जाएगा, 0 पे, ठीक है। मतलब हर इंटीजर वैल्यू के लिए आंसर क्या आने वाला है, 0। ये सारे इंटीजर वैल्यू के लिए आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0, ठीक है, सब इंटीजर वैल्यू। लेकिन जब ऐसे आगे बढ़ेगा, यहां से फिर यहां 0, फिर यहां 0 0, ठीक है, और 1 कभी नहीं होगा। तो ये 0 0 0, ठीक है, इसी फॉर्म में चलता रहेगा। तो देख लो, चुकभुकिया ग्राफ है, चुकभुकिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ है इसका। होप कि ये बात समझ में आई होगी और तुम्हें ये भी समझ में आएगी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को निकालेंगे कैसे, ठीक है। होप कि समझ में आ रहा है। लेट अस गो फॉर अनदर ग्राफ। ओके बच्चों, अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आज वो कंफ्यूजन हम लोग दूर कर लेंगे। वो है पहला ग्राफ, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ। तो ग्राफ नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ए क्या आना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड ए इज ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन मस्ट है, तभी जाके ये फंक्शन डिफाइंड होगा, नहीं तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो पहले तो ये कंडीशन याद रखना कि ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी, मतलब 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सर ऐसा क्यों, अगर 1 रख दोगे तो एक्स कुछ भी रखो वो तो हमेशा 1 ही आने वाला है, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। तो ए 1 नहीं होना चाहिए और ए की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं ले सकते। अब इसको दो पार्ट में डिफाइन किया, कितने पार्ट में भाई, 2 पार्ट में। एक तो पहला है भाई, इसका जो रेंज है, डोमेन इज, डोमेन कुछ भी रख सकते हैं एक्स के जगह पे, तो ऑल रियल नंबर, एंड रेंज, जो रेंज आएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। चेक करते हैं अभी कैसे, ठीक है ना। तो डोमेन ऑल रियल नंबर आएगा लेकिन रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, क्योंकि कोई पॉजिटिव नंबर के पावर कुछ भी रखो, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, कुछ भी रखो, वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव के पावर कुछ भी रख दो वो पॉजिटिव ही आएगा। देखो ध्यान से, केस नंबर 1, केस नंबर 1 पहला केस है व्हेन है कि मैं ए ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं। देखो दो केस बनेगा, एक तो 0 से 1 पे बनेगा और एक 1 से बड़ा, तो मैं पहला वाले ले रहा हूं। इन दिस केस ए पावर एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग हो जाएगा भाई। जब भी एक्स की, ए की वैल्यू भाई पॉजिटिव है और एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, पॉजिटिव के पावर कुछ भी, वो हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये दो केस बनेगा, पहला केस ये है
तो एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो हमारा बनेगा ऐसा भाई, लेस देन 1 आएगा व्हेन एक्स वैल्यू इज लेस देन 0 और इक्वल टू 1 आएगा फॉर एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स की जगह 0 रखोगे तो a पावर 0 1 और ग्रेटर देन 1 आएगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ देख लो। ठीक है, ग्राफ मैंने क्या बोला भाई, लेस देन 0 के लिए आंसर क्या होगा, लेस देन 1, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है और x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y क्या आएगा 1, तो ये 0,1। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है a पावर x का फॉर a ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, इंक्रीजिंग है, देख लो सुई बढ़ता हुआ जाए, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे इंक्रीज होता जा रहा। अच्छा ये ध्यान दो, ये जो है इसको कभी छुएगा नहीं है, इससे खाली पोकियाता रहेगा, पोकियाते रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। ऐसे चीज को क्या बोलते हैं भाई, जिस लाइन को ग्राफ पोकिया रहा है ना, उस लाइन को हम बोलते हैं एसिम्पटोट। हाँ, एसिम्पटोट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट। तो एक्स एक्सिस कोई ग्राफ पोकिया रहा है लेफ्ट साइड में जाते टाइम, तो ये क्या कहलाएगा, एसिम्पटोटे। ठीक है, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, फिलहाल ये कि ये क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है इस फॉर्म। दूसरा केस नंबर 2 भाई, पहला तो हो गया ये ग्रेटर देन 1, दूसरा भाई 0 लेस देन a लेस देन 1, मतलब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। इन दिस केस जो होगा, इन दिस केस फंक्शन इज डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, फंक्शन जो है क्योंकि a ही लेस देन 1 है तो 1 अपॉन समथिंग है, उसके पावर और बढ़ाते जाओगे तो वो तो घटता ही जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा जिसमें कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, उल्टा, पूरा उल्टा केस हो जाएगा। लेस देन 1 कब आएगा, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 1 तो सेम व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब एक्स लेस देन 0 है। ठीक है ना, उल्टा हो गया, पूरा केस ही उल्टा हो गया। ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स और ई वाई है, तो ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा फोटो अच्छा नहीं बना है, फिर से बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया और ये भी पॉइंट सेम है 1,0, मतलब सॉरी 0,1, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आए। तो ये भी देख लो कि पॉजिटिव ग्राफ आ रहा है, ये भी पॉजिटिव ग्राफ आ रहा है। अगर दोनों को ऐसे मिला दोगे तो एगो चांद का कटोरी बन जाएगा। इसे वो वाला ग्राफा को भी ऐसे लाके ऐसे रख दिया तो उसको बोलते हैं कि मॉड ऑफ a पावर मॉड x का ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसा बनेगा। ठीक है ना, दिस वन। तो इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी जब देखना, पहले ये समझ लो। होप कि ये बात समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शन जो है इसी का जस्ट उल्टा है, लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन, ओके बच्चों, अगला बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ 8 नंबर, दैट इज लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शंस, लॉग थोड़ा सा यहाँ पे चीजें बताऊंगा, उस पर ध्यान देना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस में ए। अच्छा, यहां पे ए जो है, ए इज कॉल्ड बेस। ठीक है ना, बेस। ठीक है, और x इज कॉल्ड आर्गुमेंट। इसको क्या कहा जाएगा, x को आर्गुमेंट। बेस का वैल्यू जो होना चाहिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a का वैल्यू सॉरी शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0। ये दोनों बात याद रखना। और x जो होना चाहिए वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। log जो है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। log is not defined, log is not defined for negative values, ठीक है, ऑफ x। मतलब नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है log। तो x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसमें भी सेम दो केस बनेगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1। ठीक है भाई, रेंज तो देख लो ध्यान से भाई, डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या है, अच्छा डोमेन x की वैल्यू क्या है, बस पॉजिटिव रियल नंबर है। तो लिख लो डोमेन, पहले तो लिख लो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन r प्लस और रेंज जो आएगा रेंज। ठीक है, रेंज क्या आने वाला है, ध्यान देना। ठीक है ना, रेंज हमारा वो भी क्या आने वाला है, r प्लस ही आने वाला है। ठीक है, तो डोमेन भी r प्लस, रेंज भी r प्लस।
अब केस नंबर वन सेम कहानी, एक तो पहले ए ग्रेटर देन 0 चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तो ए ग्रेटर देन 1 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू विल बी लेस देन 0, फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 होगी जब एक्स की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है ना, 0 नहीं हो सकता, 0 से 1 के बीच में, और इक्वल टू 0 जो होगी वो x इज इक्वल टू 1 पे होगी, ग्रेटर देन 0 होगी फॉर x ग्रेटर देन 1, मतलब x ग्रेटर देन 1 लिया तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 से बड़ी आएगी, मतलब जहां जहां a पावर x में देख रहे हो ना वहां पे जो 1 इधर 1 1 था इधर 0 0, इसमें उल्टा हो गया, इधर 0 और 1, याद करने का थोड़ा सा एक तरीका है कि भाई ये चीजें जो थी वहां पे 1 1 थी एक्सपोनेंशियल में, यहाँ पे 0 हो गया, इधर वो सब 0 था तो इधर क्या हो गया 1, तो इस फॉर्म में इसका ग्राफ जब बनाएंगे, मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, जगह थोड़ा सा कम है, तो ये हो गया हमारा y और ये x, भाई 0 लेस देन 0 ग्राफ आ रहा है मतलब नेगेटिव में आएगा, और ये हमेशा क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आई 0, मतलब x की वैल्यू 1, 0, ये हमारा क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर a ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये वाला क्या आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। केस नंबर टू क्या है, केस नंबर 2 ये है कि भाई a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना, 0 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 है तो 0 से 1 के बीच में, ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में होगा तो एफ ऑफ एक्स जो होगा सब वही उल्टा हो जाएगा, सब कुछ जो हो जाएगा इस केस में उल्टा हो जाएगा, तो पहले तो ग्रेटर देन 0 आएगा वैल्यू फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, इक्वल टू 0 फॉर एक्स इक्वल टू 1, और लेस देन 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। ग्राफ कैसा बनेगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, क्या बनेगा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, y और x, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, सो दिस इज आवर ग्राफ, ठीक है, होप की बात समझ में आ रही है, फॉर 0 लेस देन a लेस देन, तो ये लॉग का ग्राफ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीजें और जाननी है वो अभी बताता हूं, पहले ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भाई पहले तो इंक्रीजिंग है और यहाँ पे क्या है डिक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैं वहां पे ग्राफ देखूं तो a पावर x का ग्राफ फॉर ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा आया था, ऐसा आया था, होप कि ये बात तुमको याद आ रही है, पीछे पलट के देखो भाई कॉपी में ऐसा आया था, मतलब अगर y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ड्रॉ करूं मैं तो ये दोनों ग्राफ क्या है सिमेट्रिकल, मतलब a पावर x और log ऑफ x जो है दोनों सिमेट्रिकल ग्राफ होंगे अबाउट y इज इक्वल टू एक्स फॉर a ग्रेटर देन 1। वैसे ही इसका ग्राफ जो आया था वहां पे a पावर x का ऐसे देख लेना, ठीक है ना, चेक करना, ऐसा आया था, कैसा आया था जी, ध्यान से समझो याद करो, एक तो पहले ये इंक्रीजिंग ऐसे था, दूसरा कैसा आया था ये वाला ग्राफ, ठीक है ऐसा, तो ये भी क्या आएगा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, आ रही बात समझ में, मतलब एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ठीक है ना, जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ था और जो लॉग का ग्राफ है वो हमेशा क्या है एक्स एक्सिस के अबाउट क्या आ रहा है सिमेट्रिकल आ रहा है, ठीक है ना, देख लो सिमेट्रिकल, दोनों ग्राफ सिमेट्रिकल है, मतलब फोटो सेम आ रहा है, तो मैं ज्यादा गाज मुझ नहीं कर रहा हूं, बस अलग अलग इसको बनाना चाहो तो अलग से 2 ग्राफ और बना लो और समझ जाओगे। अब एक चीज ये याद रखना कि मैंने बोल दिया कि भाई बेस जो होगा बेस 1 के बराबर नहीं हो सकता और बेस जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, 2 कंडीशन ये डोमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा x जो होगा वो कभी भी x जो होगा वो हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा, मतलब r प्लस, तो डोमेन r प्लस और रेंज भी क्या हमारा r प्लस। अब कुछ फॉर्मूले में लिखवा दे रहा हूं जो आगे काम आएंगे, लॉग अलग से पढ़ नहीं रहे, बाद में अगर बाद में एक चैप्टर अलग से बनाऊंगा मैं लॉग का तो उसमें पढ़ना, पहले कुछ फॉर्मूले याद रख लो कि log ऑफ a इंटू बी क्या होगा log a प्लस log b, दूसरा log ऑफ a बाई b जो होगा वो क्या होगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ठीक है, ये नेचुरल लॉग है जिसके बेस में क्या है मैं मान लेता हूं e है, ठीक है ना, बेस में e मान के चल रहा हूं सबके। थर्ड वाला अगर समथिंग ऐसा है कि e पावर log ऑफ बेस e x है, तो अगर ऐसा है तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 1 और आंसर हमेशा क्या आएगा x, ठीक है,
और एक और लिख लो फोर्थ वाला कि अगर log ऑफ बी बेस में ए है तो अगर रेसिप्रोकल करोगे तो बेस चेंज हो जाता है, बेस और आर्गुमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाए। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी तुम लोग याद रख सकते हो। होप कि ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद 5 नंबर एक और याद रख लेना कि log ऑफ ए पावर एक्स है, ठीक है ना, बेस कुछ और है, ठीक है ना, बेस मान लो ई है तो उसको लिखेंगे एक्स log ऑफ ए। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो जनरली अभी फिलहाल इतने की जरूरत है, आगे जब लॉग चैप्टर सेपरेटली पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा। लेट अस गो फॉर अनदर ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, अगला ग्राफ है जो ग्राफ नंबर 9, दैट इज ऑफ स्क्वायर फंक्शन। कौन सा ग्राफ है भाई, स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स जो हो वो एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। तो भाई डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा, एक्स के जगह कुछ भी रख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रेंज जो आएगा, ध्यान तुम्हें मालूम है कि भाई किसी नंबर का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो रेंज जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर अब प्लस यूनियन जीरो भी आ सकता है कि एक्स के जगह पे मैं क्या रख दूं, जीरो। हो की बात समझ में आ रही है भाई, डोमेन तो कुछ भी रख सकते हैं और रेंज जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा या फिर जीरो, ठीक है। इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ प्लॉट कर लो, इसको बोलते हैं हम लोग जनरली इसका नाम जो होता है ना वो पैराबोला फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। किस फॉर्म में, पैराबोला। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे या फिर कोनिक सेक्शन, यू कैन थिंक कोनिक सेक्शन में इसको पढ़ा जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ है किस फंक्शन का भाई, स्क्वायर फंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर है, दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन तो एफ ऑफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी एक चीज हमें पता था कि भाई अगर एफ ऑफ एक्स को डिफाइन होना है तो ये जो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जैसे मॉड ऑफ एक्स क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव। क्या होगा, नॉन नेगेटिव, मतलब हमेशा या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना, ठीक है ना। जैसे मॉड्यूलस वाला फंक्शन था वैसे ही है, और जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो भी हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, तभी डिफाइंड होगा। मतलब एक्स की जगह हम केवल पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन दैट इज आर प्लस और यूनियन जीरो, ठीक है ना। मतलब सारे रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर और जीरो भी रख सकते हैं तो डिफाइन होगा। और रेंज भी जो आएगा, रेंज जो आएगा दैट इज ऑल रियल नंबर यूनियन जीरो। होप कि ये बात समझ में आ रही है। लेकिन मॉड्यूलस में क्या था कि डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर, मतलब नेगेटिव भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे डोमेन में भी नेगेटिव नहीं रख सकते। तो डोमेन और रेंज दोनों सेम सेम होगा। चलो ध्यान दो, तो स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है, एक्स और वाई, और ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ग्राफ क्या आएगा, अच्छा सब पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करके देखते जाना, जितने ग्राफ बनाओ सब पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करके देखते जाना, ताकि चेक करो कि भाई ये फंक्शन है या नहीं। तो एक एक लाइन ड्रॉ करोगे तो एक पॉइंट पे कट करेगा, तो ये सारे फंक्शन है, ठीक है। होप कि ये बात समझ में आ रही है। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन जो है 11 नंबर हमारा, वो है क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन, ठीक है। क्यूब फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो भाई एक्स के जगह कुछ भी रखो, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर और रेंज भी ऑल रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि क्यूब करने पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ग्राफ पे ध्यान देना, याद रहना चाहिए ताकि पहचान में आए। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, शुभ लाभ वाला। चलो 12 नंबर लास्ट है रेसिप्रोकल फंक्शन। ये आखिरी ग्राफ होगा हमारा, रेसिप्रोकल फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, जो स्टार्टिंग में बताया था। तो मैंने बोला इसको डिफाइन होने के लिए भाई एक्स का वैल्यू ऐसा रखना जिसपे ये डिफाइन हो, तो जीरो पे तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और डोमेन क्या होना चाहिए भाई, ऐसी वैल्यू जिस पे फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। वैसे ही रेंज भी निकालोगे तो रेंज
ये कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, तो रेंज भी आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो ध्यान दो इसका ग्राफ कैसा बनेगा रेसिप्रोकल फंक्शन का वाई एक्स। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, चांद के टाइप का, ठीक है, दोनों तरफ चांद है। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा क्या है रेसिप्रोकल। तो ये कुछ 12 स्टैंडर्ड फंक्शन थे, होप कि ये बात समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझ में आया फिर से देखो लेक्चर को डिटेल में। अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ताकि मैं कोशिश करूं कि फिर से इसको एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली। चलो एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के ग्राफ पे देखते हैं। चलो ध्यान दो बच्चों, दो सवाल हमारे पास है, दोनों सवाल को सॉल्व करेंगे और जो भी डाउट है मतलब ग्राफ के रिगार्डिंग वो थोड़ा सा क्लियर करेंगे, और ग्राफ से कैसे सॉल्यूशंस निकाला जा सकता है वो देखेंगे। तो भाई ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बोला है, एक साइड में और राइट साइड में 2 टाइम्स एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स क्या होता था भाई हमारा एक फंक्शन जो था आइडेंटिटी फंक्शन, लेकिन उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आइडेंटिटी फंक्शन तो नहीं है, लेकिन मैं इसका भी ग्राफ बना सकता हूं, इसका भी ग्राफ। तो दोनों का ग्राफ बनाएंगे। चलो ध्यान से ग्राफ प्लॉट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक बार इसका y और ये x। तो 1 2 3 1 2 और ये 3 -3 -2 -1 +1 2 3 और इधर -1 -2 -3 +1 +2 +3। सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना हमने सीखा था कि भाई 0 पे 0 और ये क्या ओपन ब्रैकेट रहता था, सॉरी ओपन गोला। फिर ऐसे ग्राफ आया था, होप कि सबको याद है भाई। फिर ऐसे, तो ये हमारा ग्राफ बना था, तो वैसे ही यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ग्राफ बन गया हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2x का ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे 2x का। तो y इज इक्वल टू 2x, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ग्राफ यहाँ पे होगा, लेकिन x रखेंगे 1 तो y कितना आएगा 2, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा। तो 1, 2 पॉइंट यहाँ पे आ रहा, तो इसको मिलाएंगे तो ऐसा कहीं ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ किसका है y इज इक्वल टू 2x का, और ये वाला ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का। भाई दोनों इक्वल कहाँ है, बस इस पॉइंट पे देख लो, एक तो 0 पे और एक ये पॉइंट क्या है 0.5 -0.5, ठीक है। तो किस किस पॉइंट पे सॉल्यूशन क्या आ रहा है, एक तो x की वैल्यू जब क्या होगी 0 या फिर -0.5, तब ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू -0.5, 0। होप कि ये बात समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व किया मैंने, दोनों का ग्राफ, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का ग्राफ बना लिया। दोनों इक्वल कब है, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्वल है, तो 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे सर यहाँ पे भी तो इंटरसेक्ट कर रहा नहीं जी, ये ओपन है, दूसरे वाले ग्राफ में ये ओपन है, अगर क्लोज रहता तो ये भी सॉल्यूशन आता। वैसे ही इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ध्यान से 2 पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू x लिख दिया। फाइनली 2 पावर x कितना आ जाएगा x/2। अब ये a पावर x का ग्राफ और x/2 का ग्राफ मैं बना रहा हूं। a पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ध्यान से देख लो, a पावर x का ग्राफ ऐसा बना था, ठीक है, होप कि ये याद होगा सबको। तो ये है 0, 1, ये y इज इक्वल टू 2 पावर x है, ऐसा ग्राफ मैंने बनवाया था a पावर x का। और सिमिलरली x/2 मतलब y इक्वल टू x/2 ड्रॉ करोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, y इज इक्वल टू x/2। कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं इंटरसेक्ट कर रहा, तो नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ग्राफ जहां जहां इंटरसेक्ट करता है, मैंने बताया था ना पहले लीनियर इक्वेशन में तुम लोग पढ़े थे कि जितनी जगह ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उतने सॉल्यूशन, और जिस जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही सॉल्यूशन है, लेकिन कहीं कट ही नहीं कर रहा तो नो सॉल्यूशन। यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा था तो 2 सॉल्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।